इंदिरा गांधी को लगा कि ये दबाने से नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के विरोध में जनमत खड़ा हो सकता है। इंदिरा गांधी को यह आशंका थी। दूसरी तरफ जो संघ परिवार है, संघ परिवार ने एक अलग रणनीति बनाई कि ओबीसी के लोगों को हिंदू तो कहा जाए मगर उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। संघ परिवार ने ओबीसी को आरक्षण ना मिले इसके लिए प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? जब मंडल कमीशन नहीं आया था तो ब्राह्मण लोग ओबीसी के लोगों को एससी और एसटी के आरक्षण के विरोध में भड़काते थे। क्या कहते थे? तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकरियां नहीं मिलती है, उसका कारण एससी और एसटी के लोगों को जो आरक्षण मिलता है उसकी वजह से ओबीसी के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ब्राह्मण ओबीसी के लोगों को ऐसा बताते थे और ओबीसी के लोग मैदान में आरक्षण के विरोध में मोर्चा लगाते थे। ब्राह्मण लोग घर में रहकर आराम करते थे। उनको लगता था ओबीसी जब मोर्चा संभाल रहा है तो हमको मैदान में जाने की क्या जरूरत है। 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट ने बताया 71% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% रिजर्वेशन है और 13% लागू है। 22.5% में 13% लागू है। 9.5% और दे दिया जाए तो भी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के नेता कार्यकर्ताओं को पता चला कि ओबीसी के अधिकारों पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया। 81 के रिपोर्ट ने ये जब आंकड़े पब्लिश किए तो ओबीसी को मालूम हो गया। जब ओबीसी को मालूम हुआ तो ब्राह्मणों को भी मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? मालूम तो पहले से ही था। ब्राह्मणों को क्या मालूम हुआ? ब्राह्मणों को मालूम हुआ अब अगर ओबीसी को बोलेंगे कि एससी एसटी की वजह से तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकरियां नहीं मिलती है तो ओबीसी के लोग सुनने वाले नहीं है। मोर्चा तो हमने पहले ही ओबीसी का बनाया हुआ है। ये मोर्चे का तोप का जो मुंह है, अब जो हमने एससी एसटी के विरोध में खोला था, ये तोप का मुंह अभी ब्राह्मण के खिलाफ में ऐसा केवल घूमने की देर है। खतरा है। ब्राह्मणों को लगा ये तोप का मुंह अभी ब्राह्मणों के खिलाफ में घूमने वाला है। बना बनाया मोर्चा है। खतरा है। ब्राह्मणों ने सोचा है बहुत बड़ा खतरा है। क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, इस आरक्षण के बारे में सोचा, विचार किया कि अगर 52% लोगों का विरोध करते हैं, पॉलिटिकल पावर चला जाता है, क्योंकि 52% लोग हर चुनाव क्षेत्र में विरोध करेंगे तो चुनाव हारना पड़ेगा। विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर चला जाता है। समर्थन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाता है, क्योंकि समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस आईआरएस जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसमें ओबीसी को 52% मिलेगा तो 71 में से 52 माइनस हो जाएगा। हमारा ब्राह्मण का माइनस हो जाएगा, हमारा जाएगा। यानी विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर जाता है, समर्थन करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक पावर जाता है। ब्राह्मणों ने प्लान बनाया ना विरोध करने का, ना समर्थन करने का। क्या करने का? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को डाइवर्ट करने का। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये लोग राम भक्त लोग हैं। ब्राह्मणों ने सोचा ये लोग क्या है? ये राम भक्त लोग हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला ये राम भक्त लोग हैं तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को राम के नाम पर अगर इकट्ठा करके गुमराह किया जाए तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का राम नाम सत्य करना संभव है। राम का ही नाम लेकर
अदर बैकवर्ड क्लासेस का राम नाम सत्य करना संभव है। ब्राह्मणों ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बताना शुरू कर दिया। क्या बताया? ब्राह्मणों ने ओबीसी को बताया, अरे तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मुसलमान है कि बनने देना नहीं चाहते। जरा मुसलमानों का देखो तो। पहले एससी एसटी से भिड़ाया, अब उन्होंने सोचा अब ओबीसी को कोई नया दुश्मन बताना पड़ेगा, और जब तक दुश्मन नहीं होगा ओबीसी लड़ने वाला नहीं है। पहले दुश्मन एससी एसटी था तो लड़ते थे, अभी ओबीसी को कोई दुश्मन बताना होगा। दुश्मन के लिए ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाना होगा। मुसलमानों से भिड़ाने के लिए कोई कारण होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? कहना शुरू कर दिया कि राम जो है, ये बाबरी मस्जिद जो है उसके अंदर जो एक कमरा है 10 बाय 10 का, उस कमरे में पैदा हुए, न इधर हुए न उधर हुए, ना उधर हुए ना इधर हुए, वैच हुए। कहां हुए? वैच। यानी वैच का मतलब आपको और थोड़ा विस्तार से समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। यानी जैसे राम पैदा हो रहा है और ब्राह्मण देख रहे हो रहा है पैदा, ऐसा करे। कैसे करे? कि वो जो बाबरी मस्जिद है उसमें जो 10 बाय 10 का कमरा है, वैच जैसे देख रहे लोग। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा करने के लिए देहातों में हॉस्पिटल तो होते नहीं हैं, तो हॉस्पिटल नहीं होते हैं तो उसमें बच्चे पैदा करने के लिए सुईन होती है। क्या कहते हो आप देहात में? दाई। दाई होती है और वो बच्चे पैदा करती है। तो ये जो ब्राह्मण है, जब राम पैदा हो रहा था तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं संघ परिवार के, वो लोग वही देख रहे थे कि राम पैदा हो रहे। तो इस तरीके से वो कह रहे थे। कहना जरूरी था क्योंकि मुसलमानों से भिड़ाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि राम कहां पैदा हुए? वैच पैदा हुए। जब उन्होंने कहा वैच पैदा हुए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया। कहा तुम कहते हो वैच पैदा हुए, लाओ सबूत। कोर्ट का काम तो साला सबूत पर चलता है। तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, लाओ सबूत। 2 दिन हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषदों के धर्माचार्यों की मीटिंग हुई। 2 दिन मंथन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे, सबूत तो नहीं है। तो 2 दिन के बाद में तीसरे दिन अखबार वालों को कहा, क्या कहा? राम वैच पैदा हुए, ये हमारे आस्था का प्रश्न है और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। ये मेरा बयान नहीं है, ये जो धर्माचार्य लोग हैं 2 दिन मंथन करने के बाद उन्होंने बयान दिया अखबारों को, राम वैच पैदा हुए, ये हमारे आस्था का प्रश्न है और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। यानी विश्व हिंदू परिषद के पास सबूत नहीं है कि वहां पैदा हुए, मगर मुसलमानों से भिड़ाना था इसलिए कहा वैच। सबूत नहीं है फिर भी कहा वैच पैदा हुए, क्योंकि आस्था का प्रश्न है और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। ये बात कोर्ट तो मानने वाली नहीं है। कोर्ट ने वो बाबरी मस्जिद के नीचे खोदने का ऑर्डर दिया। खोदने का ऑर्डर दिया तो खोदने के बाद में जमीन के नीचे जो सबूत मिले वो ये प्रमाणित कर रहे थे कि वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां कोई मंदिर नहीं था। अगर मंदिर का सबूत मिलता तो इनका तो मामला पक्का हो जाता। मगर साथियों,
ये मामला मुसलमानों के साथ भिड़ाने का मामला था और भिड़ाने के लिए कोई मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई बात बोलना जरूरी था। इसीलिए बाबरी मस्जिद का मामला झूठ मूठ मामला खड़ा किया गया ताकि मुसलमानों से ओबीसी को भिड़ाया जा सके। साथियों, एक बहुत बड़ा सबूत आपको देता हूं। रामायण क्या कहती है? राम कौशल्या का प्रथम पुत्र है और कौशल्या की अयोध्या ससुराल है। हमारे देश की परंपरा है कि जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपने मैके में आती है। मैं हर स्टेट में ये कहता हूं और पूछता हूं। उत्तर प्रदेश में गया पूछा, बिहार में गया पूछा, बंगाल में गया पूछा, उड़ीसा में गया पूछा, अरे भाई तुम्हारे एरिया में क्या ऐसी परंपरा है कि लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए मैके आती है, मां के पास आती है? क्या तुम्हारे प्रदेश में परंपरा है? तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा राष्ट्रीय परंपरा है। आपको इसका हिस्टोरिकल सबूत दे दूं? सबूत देता हूं। सिद्धार्थ को पैदा करने के लिए उसकी मां जब प्रेग्नेंट थी तो वो अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपने मैके जा रही थी, तो लिम्बुनी नाम का जो वन था, फॉरेस्ट था, वो वहां थोड़ी देर के लिए रुकी। उसी समय उसका समय हुआ और सिद्धार्थ पैदा हुआ। ये इसका मतलब है ये परंपरा आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा है और ये सिद्ध करती है कि माएँ अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए ससुराल से निकलकर अपने माँ के पास जाती रही है। इस हिसाब से कौशल्या कौशल देश की रहने वाली थी। कौशल देश बिहार में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो अपना बच्चा राम पहला पैदा करने के लिए कौशल्या अपने माँ बाप के घर में गई होगी, कौशल्या कौशल देश में गई होगी, तो राम का जन्म कौशल में हुआ होगा। ये ऐसी परंपरा है जो सर्वमान्य है। इस अनुसार राम का जन्म बाबरी मस्जिद में किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, मगर ब्राह्मणों को मुसलमानों के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई चाहिए थी जिससे ओबीसी को मुसलमानों के साथ भिड़ा सके। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा कि राम वैच पैदा हुए, न इधर हुए न उधर हुए, न उधर हुए न इधर हुए, वैच हुए। क्योंकि बाबरी मस्जिद मुसलमान के साथ जुड़ी हुई बात थी, इसलिए ओबीसी को मुसलमानों के साथ भिड़ाना ब्राह्मणों को आसान हो गया। ब्राह्मणों ने तो प्लान बनाया था कि ओबीसी का अटेंशन मंडल कमीशन से हटाया जाए और राम जन्मभूमि मंदिर पर, राम मंदिर पर डाइवर्ट किया जाए, और मुसलमान राम मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं ऐसा उनको बताया जाए, तो ओबीसी मुसलमानों के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए संघ परिवार के लोगों ने 81 के पहले कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि संघ परिवार के लोग कभी बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि का जो मामला था उसमें कभी शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रही थी 40 साल से, मगर आरएसएस संघ परिवार के लोग उसमें कभी भी शामिल नहीं हुए। मंडल कमीशन आने के बाद उन्होंने इस मुद्दे का उपयोग ओबीसी को मुसलमानों के साथ भिड़ाने के लिए किया, ताकि ओबीसी का अटेंशन मंडल कमीशन से हटाकर
राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, ये रणनीति, ये दांवपेच ब्राह्मणों ने खेला। ये तो हो गया संघ परिवार के लोग। मंडल कमीशन लागू ना हो, ओबीसी के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए सारा खेल वो खेल रहे थे। ऐसा करते करते 84 आ गया। 84 नवंबर तक भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया। ओबीसी का मंडल लागू नहीं किया, ओबीसी नॉर्थ इंडिया में विरोध में चला जाएगा तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो ब्राह्मणवाद का मुंह जो है औंधे मुंह गिर जाएगा, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। साउथ में खत्म हो गया, नॉर्थ में भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कांग्रेस को लगा। क्या किया जाए? इंदिरा गांधी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दूसरा प्लान बनाया। जैसे आरएसएस ने बनाया वैसे इंदिरा गांधी ने बनाया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने 84 जून महीने की बात है, इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया कि सिखों का जो धर्म मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, उसके ऊपर मिलिट्री की एक्शन की जाए। अगर उसके ऊपर मिलिट्री की एक्शन की जाती है तो हम लोगों को नारा लगाने का अवसर मिलेगा, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान। अगर हम खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं तो ओबीसी के लोग खालिस्तान का समर्थन नहीं कर सकते, ओबीसी को हिंदुस्तान का ही समर्थन करना होगा। और जब वो हिंदुस्तान का समर्थन करेंगे तो मंडल भूल जाएंगे और भूल में ही वो कांग्रेस को कब वोट दे देंगे पता ही ओबीसी को नहीं चलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने मिलिट्री की एक्शन स्वर्ण मंदिर पर, गोल्डन टेम्पल पर करने की योजना बनाई। पंजाब से लोकसभा की 13 सीटें जाती है। इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया 543 सीटें, 43 में से 13 निकाल दो, 530 सीटें हैं। अगर 13 सीटें में एक भी पंजाब से हमारा चुनकर नहीं आता तो सारे देश भर से हम लोगों को बहुत समर्थन मिलेगा। इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया और प्लान बनाया मिलिट्री की एक्शन करना है। जो मिलिट्री का कमांडर था वो रिटायर होने वाला था। दूसरा कमांडर जनरल सिन्हा बिहार का कायस्थ था। कायस्थ वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र होते हैं। इंदिरा गांधी को लगा जनरल सिन्हा को अगर मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया जाए तो हो सकता है कि जनरल सिन्हा मिलिट्री की एक्शन करने के लिए, समर्थन देने के लिए राजी ना हो। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, अरुण कुमार वैद्या नाम का उसका जूनियर कमांडिंग ऑफिसर था सिन्हा का, मगर ये पूना का ब्राह्मण था। इंदिरा गांधी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार वैद्या को एकदम ऊपर उठाकर मिलिट्री का जनरल बना दिया। डिप्टी कमांडर इन चीफ जो था जनरल सिन्हा, गुस्से से इस्तीफा दे दिया। भारत के, आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी घटना, मिलिट्री के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। एक घटना घटित हुई। क्या हुआ? अरुण कुमार वैद्या को इंदिरा गांधी ने जिस पर्पस के लिए मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया, उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई, स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की। और अपना डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल सुंदर जी, साउथ इंडियन ब्राह्मण जनरल सुंदर जी को अमृतसर भेजा इंचार्ज बनाकर। उसने वहां कार्रवाई की और कार्रवाई करके वहां भंद्रान वाले और दूसरे लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया। स्वर्ण मंदिर का भारी नुकसान हो गया, भयंकर नुकसान हो गया। परिणाम, कुछ ही दिन में इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी में सतवंत सिंह और बेन सिंह नाम के 2 शेड्यूल कास्ट थे। ये दोनों के दोनों शेड्यूल कास्ट सिख थे। एक चमार से सिख हो गया था, एक भंगी से सिख हो गया था, एक रामदासी सिख था, एक मजहबी सिख था।
जब स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ तो इन सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने अवसर देखा और अवसर देख के इंदिरा गांधी को गोली मारा, इंदिरा गांधी को उड़ा दिया। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को दबाने के लिए स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की, परिणामतः इंदिरा गांधी मारी गई। मंडल कमीशन की वजह से इंदिरा गांधी मारी गई। ओबीसी को आरक्षण देना नहीं है, ना देने के लिए इंदिरा गांधी मारी गई। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इसकी आज तक कोई खबर नहीं है। इंदिरा गांधी मारी गई। जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। राजीव गांधी 2 साल पहले पायलट ही छोड़ करके राजनीति में आया था। उसको राजनीति की और संगठन की कोई समझ नहीं थी। राजनीति और संगठन की समझ उसके अंदर पैदा हो, इसके लिए इंदिरा गांधी ने चौथी पास वसंत दादा पाटिल को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया और वसंत दादा को कहा कि दादा, राजीव गांधी को संगठन क्या होता है समझाओ, सिखाओ जरा। चौथी पास दादा को राजीव गांधी का ट्रेनिंग करने के काम पर लगाया। आपको ये इतिहास मालूम नहीं, इसलिए ये सारी चीजें मुझे बताना पड़ रहा है। राजीव गांधी को उसने समझाया, क्या समझाया, नहीं समझाया। इंदिरा गांधी जब मारी गई तो इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई थी, वो रणनीति 2 आदमी जानते थे, एक इंदिरा गांधी, दूसरा अरुण नेहरू। इंदिरा गांधी मर गई, अरुण नेहरू जिंदा था। इसलिए 84 के 30 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी मारी गई तो चुनाव की कमान अरुण नेहरू के हाथ में थी। दस्तावेज देख लेना। इंदिरा गांधी ने जो रणनीति बनाई थी खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान की, अरुण नेहरू को मालूम थी। क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी मारी गई तो खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाया गया चुनाव में, और आरएसएस के लोगों ने राजीव गांधी को सपोर्ट किया। राजीव गांधी को सपोर्ट किया तो राजीव गांधी ने आरएसएस को आश्वासन दिया कि राम मंदिर मैं अयोध्या में बना दूंगा। यह बात बनवारी लाल पुरोहित, जो कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट है, उसने लोकमत में, जो लोकमत का दर्रा है, वो कांग्रेस का मंत्री है, राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट है, उसके अखबार में बनवारी लाल पुरोहित ने आर्टिकल लिखा। कांग्रेस का विरोध करने के लिए नहीं, राहुल बाबा ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि मेरा परिवार बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, अगर प्रधानमंत्री होता मेरे परिवार का कोई आदमी, तो बाबरी मस्जिद गिरना संभव नहीं था। बनवारी लाल पुरोहित ने आर्टिकल इसलिए लिखा कि राजीव गांधी को इतिहास की समझ नहीं है। उसको मालूम होना चाहिए कि राजीव गांधी जो उसका बाप है, उसके बाप ने ही बाबरी मस्जिद गिराने के बाद में मंदिर बनाने का आश्वासन आरएसएस के लोगों को दिया था। और 84 के चुनाव में आरएसएस ने राजीव गांधी का समर्थन किया और आरएसएस ने नानाजी देशमुख के नाम पर वॉल पोस्टर छपवाए और सारे नॉर्थ इंडिया में दीवारों पर चिपकाए। आरएसएस ने कांग्रेस का समर्थन किया। परिणाम, बीजेपी का एक भी आदमी लोकसभा में चुनकर नहीं आया। 84 के चुनाव में एक भी आदमी बीजेपी का चुनकर नहीं आया। और रिकॉर्ड देख लेना, जो 2 आदमी चुनकर आए, एक एनटी रामाराव की मदद से आंध्र प्रदेश में, और एक चिमन भाई पटेल ने राजीव गांधी को कहा ये फलाने पटेल को टिकट दो। राजीव गांधी ने पटेल को टिकट देने से इनकार कर दिया तो चिमन भाई पटेल ने बीजेपी के उत्तम राव पटेल को चुनकर दिया। ये 2 चुनकर आए, मगर ये दोनों के दोनों दूसरे लोगों ने चुनकर दिए। बीजेपी का एक भी आदमी 84 में चुनाव नहीं जीता। अटल बिहारी नहीं, अडवाणी नहीं, कोई नहीं। साथियों, आरएसएस ने कांग्रेस को समर्थन दिया। परिणाम जानते हो क्या हुआ? 413 मेंबर पार्लियामेंट राजीव गांधी के जितवा कर आ गया। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी, उसकी कुर्बानी है, ऐसा तथाकथित कुर्बानी है माना जा सकता है।
उसके भी 413 मेंबर पार्लियामेंट नहीं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का युद्ध जीता, उसका आंकड़ा 368 का है, उसका कंट्रीब्यूशन था, उसका आंकड़ा भी 413 नहीं। राजीव गांधी 2 साल पहले केवल पायलट ही छोड़ करके आया था, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। 413 मेंबर पार्लियामेंट जितवा कर आना ये पॉसिबल नहीं था। आरएसएस ने समर्थन दिया, परिणाम था 413 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए। ये समर्थन देने के पीछे 2 मकसद थे। एक, राजीव गांधी राम मंदिर बनाएगा, दूसरा मंडल कमीशन दबाने के लिए राजीव गांधी के पास में भरपूर समर्थन होना चाहिए, तो वो दबाने का काम करेगा। राजीव गांधी जितने साल प्रधानमंत्री रहा, मंडल कमीशन को दबा के रखा। रिकॉर्ड देख लेना। खासतौर पर ओबीसी के लोगों को यह जानकारी मालूम होनी चाहिए। जितने साल प्रधानमंत्री रहा, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को दबा के रखा। कांग्रेस का शुरू से लेकर आखिरी तक का इतिहास है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कुछ देना नहीं चाहते थे। ये इतिहास है, ये रिकॉर्डेड इतिहास। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को दबा के रखा जब तक प्रधानमंत्री रहा। उसके मंत्रिमंडल में डिफेंस मिनिस्टर वीपी सिंह था। बोफोर्स का मामला बवाल खड़ा हो गया, ये इतिहास आपको मालूम है। राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी ने एक और प्लान बनाया कि मंडल कमीशन को दबाने के लिए उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? योजना बनाई कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ये जो मामला है इसको दबाना आसान हो जाए। उसने सोचा, मेरी माँ ने पाकिस्तान का विभाजन किया तो मेरी माँ का दबदबा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया। अगर मैं भी अपनी माँ की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाऊं तो मंडल कमीशन का आंदोलन भारत में दबाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए राजीव गांधी ने श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिट्टे उसको दिल्ली बुलाया, प्रभाकरण को। प्रभाकरण के साथ गुप्त समझौता किया और इस गुप्त समझौते के तहत राजीव गांधी के आदेश पर कान्हा शिवरासन को मद्रास के मिलिट्री कैंप में राजीव गांधी के आदेश पर मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बॉम्ब बनाने का ट्रेनिंग दिया। प्रभाकरण तामिल था, इसलिए उनके आदमियों को, कान्हा शिवरासन भी तामिल था, जिस लड़की के शरीर पर आरडीएक्स का बॉम्ब बांधा गया था राजीव गांधी की हत्या करने के लिए, वो लड़की भी तामिल थी। मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बॉम्ब बनाने का ट्रेनिंग राजीव गांधी के आदेश पर दिया। ये वही आरडीएक्स का बॉम्ब बनाने की बातें हैं जिसका उपयोग श्रीलंका में लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया। उसका परिणाम श्रीलंका का राष्ट्राध्यक्ष प्रेमदासा आरडीएक्स के बॉम्ब में मारा गया। अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आप लोग टीवी की खबरें ठीक से सुनते होंगे, आपको ये बताना संभव है कि प्रेमदासा जिसकी वजह से मारा गया, उसमें हमारे देश की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो मंडल है। मंडल की वजह से ना केवल इंदिरा गांधी मारी गई बल्कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट प्रेमदासा भी मारा गया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के विभाजन का प्लान बनाया था, उसके तहत शांति सेना श्रीलंका भेजा। दावपेच था, श्रीलंका का बचाव करने के लिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट को कहा बचाव करने के लिए हमारी मिलिट्री भेजते हैं। प्रभाकरण को कहा कि अगर विभाजन करने के लिए श्रीलंका के अंदर मिलिट्री की जरूरत हो तो शांति सेना के नाम पर हमारी मिलिट्री श्रीलंका में रहेगी, इसका उपयोग कर लेना। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने शांति सेना के नाम पर ही फौज घुसाई थी, आपको मालूम है? इतिहास अगर थोड़ा पढ़ते होंगे आप लोगों को जानकारी होगी। वो शांति सेना जब गई तो शांति सेना से जिस लड़की के शरीर पर आरडीएक्स का बॉम्ब बांधा गया था उसका पति शांति सेना के गोलीबारी में मारा गया।
उस लड़की को प्रभाकरण का जब राजीव गांधी के साथ बाद में विवाद हुआ तो प्रभाकरण ने उस लड़की को भारत में भेजा और कान्हा शिवरासन ने राजीव गांधी का दर्शन करने के लिए उस लड़की को भेजा श्री पेरुम्बंदर। जब 5 साल सरकार राजीव गांधी ने चलाई, दूसरी बार चुनाव हुआ, राजीव गांधी सारे देश में प्रचार करने के बाद तमिलनाडु गया, तमिलनाडु में श्री पेरुम्बंदर में गया। वहाँ वो जो लड़की थी जिसका पति शांति सेना के गोलीबारी में श्रीलंका में मारा गया था, उसके शरीर पर कान्हा शिवरासन ने RDX का बॉम्ब तैयार किया था। कान्हा शिवरासन को राजीव गांधी ने ही बॉम्ब बनाने का ट्रेनिंग मद्रास के मिलिट्री कैंप में दिया था। उस कान्हा शिवरासन ने उस लड़की के शरीर पर RDX का बॉम्ब बांधा और बांध कर राजीव गांधी का दर्शन करने के लिए श्री पेरुम्बंदर में भेज दिया। जब वो दर्शन करने के लिए और वो लड़की झुकी तो राजीव गांधी ने उसको ऐसा उठाने की कोशिश की। इतने में रिमोट कंट्रोल से RDX का बॉम्ब कान्हा शिवरासन ने उड़ा दिया। उस लड़की के शरीर के चिथड़े चिथड़े हुए, उस लड़की के शरीर के चिथड़े हुए तो राजीव गांधी के शरीर के भी चिथड़े चिथड़े हो गए। राजीव गांधी मंडल कमीशन को दबाने के लिए जो रणनीति राजीव गांधी ने बनाई, राजीव गांधी उसमें मारा गया। अरुण कुमार वैद्या जो मिलिट्री का जनरल था जिसने स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की थी, वो रिटायर हो गया। रिटायर होके पूना गया। पूना में मिलिट्री एरिया में मॉर्निंग वॉक करते करते आतंकवादी लोगों ने पीछे से अरुण कुमार वैद्या के माथे में गोली डाली, अरुण कुमार वैद्या को मार दिया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को जानकारी है। आपने खबरें जरूर पढ़ी होगी, आपने खबरें जरूर पढ़ी होगी, मगर इसका संबंध मंडल कमीशन के साथ में है और मंडल कमीशन का संबंध ओबीसी के साथ में है और ओबीसी को आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सारा का सारा मामला हो रहा है। राजीव गांधी मर गया। राजीव गांधी मरते ही नरसिंह राव प्रधानमंत्री हो गया। नरसिंह राव के प्रधानमंत्री होने के पहले एक और बात हो गई। वो क्या हुई? राजीव गांधी के सेकंड टर्म में राजीव गांधी चुनाव हार गया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया। वीपी सिंह के ऊपर मंडल कमीशन लागू करने का दबाव था। उसने होशियारी की, उसने देवीलाल को मंडल कमीशन लागू करने वाले मंत्रिमंडलीय समिति का चेयरमैन बनाया। देवीलाल जाट था, जाट जाति मंडल कमीशन में शामिल नहीं थी, जाट मंडल में शामिल नहीं थे। वीपी सिंह ने मंडल लागू करने के लिए कमेटी बनाई, चेयरमैन बनाया देवीलाल को। देवीलाल जाट, वीपी सिंह ने 2 दाव पेच खेले। एक अखबार में छपवा दिया, वीपी सिंह मंडल लागू करने के लिए कमेटी बनाया। ओबीसी में मैसेज गया, वीपी सिंह मंडल लागू करना चाहता है, मगर चेयरमैन बनाया देवीलाल को। देवीलाल ने वीपी सिंह को कहा जाट जाति को मंडल में शामिल करके मंडल को लागू किया जाए। जाट मंडल में शामिल नहीं थी और देवीलाल जाट को शामिल किए बगैर मंडल लागू करने के लिए राजी नहीं था। इस तरह से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के साथ धोखाधड़ी करने के लिए देवीलाल को उसका चेयरमैन बनाया। ओबीसी को यही मालूम है कि वीपी सिंह ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करने वाला मसीहा है। जो मैं कह रहा हूं वो बदमाश है। वो लागू करने के लिए देवीलाल को नहीं बनाया था, ना लागू करने के लिए देवीलाल को बनाया था। कमेटी बनाया, क्रेडिट लेना चाहता था, क्रेडिट मिलेगी, ना लागू करने का श्रेय देवीलाल को होगा, विरोध होगा तो देवीलाल का होगा, समर्थन होगा तो वीपी सिंह का होगा। ये दावपेच है राजनीति का। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, कैसे लागू हुआ? देवीलाल को निकाल दिया। देवीलाल चंद्रशेखर को जाके मिल गया, 2 असंतुष्ट हो गए। देवीलाल का भारी समर्थन था। जब उसको निकाल दिया तो ओबीसी के जो लोग देवीलाल के समर्थन में थे उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि नेता तो हमारा देवीलाल है,
हमको देवीलाल के पास जाना होगा, आपका साथ नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है आपका साथ देवे तो आपके समर्थन का कोई झुंझुना हमारे साथ थमा दे। वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया और ओबीसी के एमपीज को कहा देखो आपका मैंने लागू कर दिया, आप मेरा समर्थन करो। ओबीसी के एमपीज देवीलाल के साथ जाने के बजाय वीपी सिंह के साथ रहे और वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया। मंडल में रिजर्वेशन नौकरियों का लागू किया, एजुकेशन में लागू ही नहीं किया। ओबीसी का अगर 27% डॉक्टर भर्ती करने हैं, 27% इंजीनियर भर्ती करने हैं, तो 27% एजुकेशन में ओबीसी होंगे, 27% एजुकेशन में इंजीनियर होंगे, तब ना 27% लड़के भर्ती करने के लिए अवेलेबल होंगे। वीपी सिंह ने नौकरी का आरक्षण तो लागू किया, एजुकेशन का लागू ही नहीं किया। बेसिकली वीपी सिंह बदमाशी कर रहा था, पता नहीं है ओबीसी के लोगों को। जब मंडल लागू किया, पार्लियामेंट में बहस हुई। राजीव गांधी अपोजिशन पार्टी का लीडर था। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के विरोध में 2.5 घंटे भाषण किया। राजीव गांधी का रिकॉर्ड था 15 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता था। राजीव गांधी ने मंडल के विरोध में पार्लियामेंट में 2.5 घंटे भाषण किया। जिन्होंने सुना उन्होंने मुझे बताया 4 बार पानी पिया, पानी पी पी कर बोला। एक केवल ये साधारण बात नहीं है, ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, विरोधी है। 2 बातें हुई, वीपी सिंह की सरकार चली गई, राजीव गांधी प्रचार में चला गया, मारा गया। मंडल कमीशन को घसीटकर सुप्रीम कोर्ट लेके गए। राजीव गांधी प्रचार करते करते श्री बेरीबंदर में मारा गया। नरसिंहराव प्रधानमंत्री बना, नरसिंहराव प्रधानमंत्री बना, अर्थमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को कहा ये मंडल कमीशन का जो भूत है उसने मेरी नेता इंदिरा को मार दिया, मेरा नेता राजीव गांधी को भी मार दिया, अब मेरा नंबर है, ये भूत मेरे को भी छोड़ने वाला नहीं है। मनमोहन सिंह कोई रास्ता है? उसने कहा रास्ता है। नरसिंहराव ने कहा क्या रास्ता है यार, समर्थन करते हैं तो खतरा है, विरोध करते हैं तो खतरा है। अरे इंदिरा ने डाइवर्ट किया तो साली मर गई, नाजू ने डाइवर्ट किया तो मर गई। क्या है भाई, कोई मुझे तो रास्ता तो नजर नहीं, मुझे भी जाना।